ध्यान से सुनना। हमने कहा रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं। पहले रिफ्लेक्शन क्या होता है एक बार समझा देते हैं। जब भी लाइट किसी स्मूथ सरफेस से टकराती है और वापस उसी मीडियम में आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल तुमने शीशा है तुम्हारे आगे, तुमने उसमें टॉर्च से लाइट मारी, तो टॉर्च शीशे से टकरा के वापस उसी रूम में आ जाएगी। दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि लाइट जहां से आई और वहीं चली गई, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्लियर इतना? कोई इस वर्डिंग में डाउट किसी को? नहीं। मैंने कहा दो टाइप के रिफ्लेक्शन बहुत फेमस है, एक होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर। एक होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर। ये क्या है, कैसे हैं, जरा ध्यान देंगे सबके सब। ठीक है, सीधे बैठ जाओ पहले तो और ध्यान से सुनो। रेगुलर इरेगुलर कैसे होता है, ध्यान देना। रेगुलर होता है जब सरफेस बिल्कुल स्मूथ होती है। कैसी होती है? स्मूथ। और अगर सरफेस इरेगुलर या रफ होगी, एग्जांपल के साथ बात करेंगे अभी। ये ठीक है? तो क्या होता है, ध्यान देना। इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट हो गई। अगली इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट हो गई। आगे भी इंसिडेंट रे आएगी मान लो ऐसे, और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं अभी? लेकिन इरेगुलर में क्या होगा, ध्यान देना। इंसिडेंट आई और ऐसे चली गई मान लो, ठीक है। अच्छा, दोनों में कुछ अटपटी सी चीज लग रही, कुछ डिफरेंस पता लग रहा अभी? ज्यादा नहीं पता लग रहा। अब सुनना मेरी बातों को ध्यान से। पहली चीजें जो बताता जाऊं उनको समझते रहना, उसी में सारी सारी डेफिनेशन छुपी है, सब कुछ उसी में है, ध्यान सुनना। पहली चीज, ये होता है रेगुलर। कौन सा होता है? रेगुलर। और ये कौन सा होता है? रेगुलर। चलो अब देखो ध्यान से। रेगुलर जो होता है उसके लिए सरफेस होनी चाहिए स्मूथ, स्मूथ सरफेस। यहां तक ठीक है? बिल्कुल एकदम मस्त वाली, सपाट। इसके लिए चाहिए रफ, रफ सरफेस। यहां तक ठीक है? अब ध्यान से देखो, इंसिडेंट वाली सारी पैरेलल है और इसमें रिफ्लेक्ट वाली भी सारी क्या है? पैरेलल। ठीक है? इसमें इंसिडेंट वाली सारी क्या होती है? पैरेलल। और रिफ्लेक्ट वाली भी क्या आती है? पैरेलल। लेकिन भैया यहां क्या होता है, इंसिडेंट वाली तो पैरेलल होती है लेकिन रिफ्लेक्ट वाली पैरेलल नहीं होती। डिफरेंस दिख नहीं रहा? पहली रे आई इंसिडेंट, रिफ्लेक्ट वाली देखो ये रही, दिख रही? और दूसरे वाले में इंसिडेंट ये वाली आई, दिख रही? और रिफ्लेक्ट कौन सी हुई? ये वाली। क्या ये दोनों ब्लैक वाली पैरेलल है? पैरेलल होती तो होती, कैसे पहचानते पैरेलल? वो कभी कैंसिल ही नहीं हो सकती। पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है। जैसे आप लोगों ने सीढ़ी देखी है, एक इधर होता है, कभी एक दूसरे से टकराते हैं वो दोनों के दोनों? नहीं। कैसा होता है? पैरेलल होता है ना। या फिर जैसे रेल की पटरी होती है, देखिए एक कोना ये एक कोना ये, वो भी पैरेलल होते हैं, वो कभी आपस में नहीं मिलते। तो मैं ये समझा रहा हूँ, ध्यान सुनना, कि इस वाले केस में इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों पैरेलल है, इसमें इंसिडेंट तो पैरेलल है लेकिन रिफ्लेक्टेड पैरेलल नहीं है। ये होता है मेन डिफरेंस। कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें? तो क्या लिखेंगे इसमें? इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड बोथ आर पैरेलल, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर भी छोड़ो, बोथ आर पैरेलल्स। और इसमें क्या होगा? इंसिडेंट्स आर पैरेलल, इंसिडेंट्स आर पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल है, तुम पूरा लिखना, बट रिफ्लेक्टेड आर नॉट पैरेलल। यहां तक ठीक है? अगली चीज, जो ये वाला केस होता है, ये होता है नॉर्मल मिरर पे। मिरर देखा है शीशा? अरे नोट मत कर वंश, इधर देख ले पहले, टाइम दूंगा अभी से। ये जो होता है नॉर्मल स्मूथ सरफेस, जैसे ग्लास, कांच, मिरर, किस पे होता है? मिरर पे। ये होता है, जैसे तुम अमीर लोग हो, तुम्हारे घर में कभी वो होता है ना वास, वो टूट जाता है, उसके कांच के जमीन में फैल जाते हैं। ठीक है? उसमें रिफ्लेक्शन होता है, वो ब्रोकन ग्लासेस है ना, छोटे छोटे पीसेस। क्या वो प्लेन है एकदम? नहीं। एक और, हम लोग गरीब लोग, हमारे घर में कफ सिरप टूटती है, ठीक है, तो जमीन में फैल जाती है। कभी देखना कांच में फैली हुई चीजें, तो कभी देखना उसमें ना सनलाइट पड़ती है तो कैसे चमकती हो, ब्राइट एकदम, वो भी रिफ्लेक्शन होता है।
क्या वो स्मूथ है? नहीं, वो तो ब्रोकन ग्लास है ना। तो ये जो होता है वो जनरली होता है ब्रोकन ग्लासेस में। किसमें होता है? ब्रोकन ग्लास। यहां तक ठीक है? ये नोट करो जरा फटाफट। ये है रेगुलर और इरेगुलर का चार्ट, फटाफट नोट करो। चलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अगले हैंड डालेगी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फटाफट हैंड डालो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल सिंपल है, दोनों के दोनों याद हो जाएंगे अभी कभी, पहले भी पढ़े हुए, क्योंकि पहला लिखो नंबर वन। नंबर वन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में लिखो नंबर वन। ऐसा बोला गया, तीन रे होती हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल। ये तीनों की तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करती है, बोलो हाँ या ना। ये डायग्राम सबने देखा है, तो लिखेंगे इंसिडेंट रे, पहला लॉ है इंसिडेंट रे, कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे, कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे, कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same point या in the same plane, दोनों वर्ड यूज हो सकते हैं, ठीक है। प्लेन भी तो सेम है, देखो शीशा तो सेम ही है तीनों के तीनों के लिए, तो इन द सेम प्लेन भी हो सकता है या इन द सेम पॉइंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, बोलो। दूसरा, एंगल ऑफ इक्वल टू एंगल ऑफ एक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये एंगल आर, कहना ये चाह रहा है आई किसके बराबर होगा? आर के। लिखो आई इज इक्वल टू, जैसे लिखा है आई इज इक्वल टू आर। सही है इतना? आई इज इक्वल टू आर, इतना क्लियर? अब एक सवाल तुमसे पूछते हैं, बोलेगा कोई नहीं बीच में, जिसने पहले पढ़ा है उसको आता है, जिसने 8th में पढ़ा है ये लाइट वाला चैप्टर उसको आता होगा शायद। सवाल ये है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिए, रेगुलर इरेगुलर पढ़ लिया, जो हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो रेगुलर फॉलो करता होगा या इरेगुलर फॉलो, जिसको पता है हाथ खड़े करना बस, रेगुलर फॉलो करता होगा या इरेगुलर फॉलो करता होगा, जिसको पता है हाथ खड़े करो। किस किस को लगता है रेगुलर, हाथ खड़े करो, ऊंचे करो भाई, क्या शकल स्मार्ट हो तुम इतने। कह रहे सब कर रहे हैं हम भी करेंगे, ठीक है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलो नीचे करो, बाकी इरेगुलर वाले कौन कौन है, हाथ खड़े करो। कोई नहीं। क्वेश्चन ये, दोबारा क्वेश्चन रिपीट करते हैं, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े, पढ़े, तो वो रेगुलर में फॉलो होते कि इरेगुलर फॉलो होते, सवाल था, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में फॉलो करेगा कि इरेगुलर में करेगा, जिसको लगता है, फिर से इरेगुलर में कौन कौन है? हो मैं अकेला, मैं कभी गलत नहीं हो सकता। चलो लिखो, ध्यान रखना, लॉज जो होते हैं वो दोनों में फॉलो होते हैं, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो इरेगुलर हो, ठीक है। कहानी ऐसी इतनी आसान नहीं है, ध्यान सुन लो, चाहे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो या इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो, लॉज दोनों में फॉलो होते हैं। मतलब आई इज इक्वल टू आर यहां भी होगा, आई इज इक्वल टू आर यहां भी होगा। पहला सवाल, हर जगह फॉलो होते हैं, रिफ्लेक्शन होगा तो फॉलो होगा, सिंपल बात है। क्यों लॉज, कंडीशन है भाई, वो कंडीशन फॉलो। लिखो, हाँ लिखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोड बाय, laws of reflection are followed laws of reflection are followed by both, laws of reflection are followed by both regular and irregular reflection, by both regular and irregular reflection, regular and irregular reflection। आराम से आराम, यहां तक हो गया? किसी को कुछ पूछना है? क्लियर? अगली हेडिंग डालो, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर सबको पता है क्या होता है, जिसमें तुम खूबसूरत दिखते हो। अच्छा ये किस किस के साथ होता है? देखो मेरे साथ तो होता है, बाकी को मुझे नहीं पता, कि जब नाई के पास बाल कटाने जाते हैं ना, तो बड़े खूबसूरत दिखते हैं, और घर आके सबसे गंदे दिख रहे होते हैं। मेरे साथ होता है, बाकी मुझे किसी और का नहीं पता, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट सुनो, ऐसा क्यों होता है, ध्यान सुनना, ये जो चालाकी करता है वो। अच्छा तुम लोग नॉर्मल शीशा देखते होंगे, शीशा टूटा सबके घर पे, मार पड़ी होगी पहले, ठीक है, थप्पड़ खाए होंगे, किसी किसी ने शीशा तोड़ा है? जिसने शीशा नहीं तोड़ा उसने जिंदगी में कुछ नहीं करा, ठीक है। हाँ कांच शीशा, चलो ध्यान सुनो,
तोड़ा है ना। अच्छा शीशा टूटता है तो पीछे देखना ब्राउन कलर का पेंट होता है, ये तो सबने देखा होगा। अब ध्यान से सुनना, वो ब्राउन कलर का जो पेंट होता है क्यों लगाया जाता है, ध्यान सुनना। होता ये, अगर होता क्या है उसके पीछे ना हल्का सा सिल्वर की कोटिंग करी जाती है शीशे के पीछे, और ब्राउन कलर का पेंट, ताकि वो जितनी लाइट है ना उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सके। ध्यान सुनना, क्या बोल रहा हूँ, शीशे के पीछे ब्राउन कलर का पेंट है भैया, ताकि वो मैक्सिमम लाइट को क्या कर सके, एब्जॉर्ब। अब टिकटॉक वालों को तो सब जानते हैं अच्छे से ठीक है, तो सबको पता है जब ज्यादा लाइट पड़ती है, ज्यादा लाइट का तो कॉन्सेप्ट है ना, जितनी ज्यादा लाइट होगी उतने खूबसूरत दिखोगे। गले में रिंग लाइट लेके ऐसी थोड़ी घूमते वो लोग ठीक है, ध्यान सुनो। तो लाइट ज्यादा होगी तो क्या दिखेंगे, खूबसूरत। तो कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान सुनना। वहां पे जो कोटिंग होती है नॉर्मल शीशे में जो तुम्हारे घर में होता है, वो जो होता है वो सिर्फ क्या होता है, बेसिकली उसमें 3% होता है। कितना होता है, 3% कोटिंग करी होती है, 3% सिल्वर डाल के। लेकिन जो उसके पास है ना शीशा नाई के पास, उसके पीछे होते 10% की कोटिंग, तो वो ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तुम लोग क्या दिखोगे, ज्यादा खूबसूरत। क्या होगे, नहीं, सच्चाई सबको पता है। ठीक है, तो कहने का कॉन्सेप्ट ये है, शीशे में जितने तुम अच्छे दिखाई दे रहे होते असली में नहीं होते। ठीक है, तो इस भ्रम में मत रहना कि मैं तो शीशे में बहुत खूबसूरत दिखता हूँ, दिखती हूँ। ठीक है, चलो लिखो। प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। प्लेन मिरर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ध्यान देना। ये तो हो गया मजाक, मजाक मतलब समझने वाली बात थी। ठीक है, प्लेन मिरर में क्या क्या पढ़ेंगे, ध्यान सुनना। प्लेन मिरर में पहले मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन जो पेपर में आता है, कि प्लेन मिरर का, सुन लो, प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर क्या है, नॉर्मल शीशा सबने देखा है। अगर मैं कुछ प्रॉपर्टीज की बात करूं याद आ जाएगी। पहला, जितना, मान लो शीशा है, मैं इतने 10 मीटर दूर खड़ा हूं, तो मेरी इमेज भी कितनी दूर होगी, 10 मीटर। जितना ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में डिस्टेंस होता है उतना इमेज और मिरर के बीच में होता है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर, सही बात है। अगर मैं आगे की तरफ जाऊंगा शीशे में, तो शीशे की जो मेरी इमेज है वो भी कहां की तरफ आएगी, मिरर की तरफ ही आएगी। मतलब दोनों सेम तरीके से मूव करते हैं, बोलो सही बात है। जितनी मेरी स्पीड होगी उतनी ही इमेज की भी स्पीड होगी, बोलो क्लियर। ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, बोलो। पहला, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर, कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा कॉन्सेप्ट, कि भैया जितनी मेरी स्पीड उतनी इमेज की स्पीड। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट, शीशे के आगे कभी अपना लेफ्ट हैंड उठाना। क्या लगता है कौन सा हाथ उठाया, राइट। मतलब इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। कॉन्सेप्ट समझो, वर्ड सुना होगा ना लेटरल इन्वर्जन, दोबारा सुनना। मैंने बोला, जैसे एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, ताकि जो बंदा शीशे में देखता है ना पीछे वाले, वो क्या उसको सीधा दिखाई दे और बोले जाओ जाओ एम्बुलेंस, वरना एक आदमी मर जाएगा यार। इतनी कोई बात ही नहीं करता इस बारे में। चलो ध्यान दो, क्या बता रहे, मैंने कहा लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। तीन कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन समझ में आ गया। चौथा और लास्ट कॉन्सेप्ट, जितनी इमेज की हाइट होती है उतनी ऑब्जेक्ट की भी हाइट होती है। सही बात है, किसी के मन में कोई संकोच, डाउट, समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट। कल मैं इसको रिटर्न फॉर्म में करवाऊंगा, ठीक है, और समझाऊंगा, बोलो डन। चलो फिर कल मिलते हैं, बाय बाय। ये स्टार्ट होगी, हैंड डालो, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, यही डिलाइज हेडिंग, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब हम बात करने वाले मिरर के बारे में, कि मिरर में कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, उनके बारे में बात करने वाले। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक, ध्यान दो। सबसे पहले सुन लेना, कोई भी मिरर होता है, हम लोग, ये कौन सा मिरर है, कोई बच्चा बताएगा, कॉनकेव। कैसे याद करवाया था, ये देखो, ये है गुफा, केव के अंदर घुस रहा है, कॉनकेव। ठीक है, इधर देखो, इधर ध्यान से। मैंने कहा एक लाइन होती है जिसका नाम अभी बताएंगे, उससे पहले मिरर का जो बिल्कुल सेंटर होता है ना, दिख रहा है, इस पॉइंट को जो सेंटर होता है इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल, POLE। ठीक है, उसके बाद अगली चीज, नोट मत करना, पहले सुन लेना। अच्छा, जो ये मिरर है, एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट था, एक सर्कल वाले पूरे एक सर्कल का पार्ट था। अच्छा, कोई स्फेयर होता है, सर्कल होता है, उसका सेंटर भी तो होता है, तो उसका जो सेंटर रहा होगा ना, इसको बोलते हैं सी, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोबारा सुनो, ध्यान से सुनो, मैंने कहा ये जो गोला है, ये मिरर है, ये एक स्फेयर का पार्ट था। मैंने बोला था ना कि स्फेयर था, दो पार्ट में टूटा, तो जो वो स्फेयर है उसका जो सेंटर है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगली चीज आई,
प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ती है। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, पहली चीज, जो किसको जोड़ती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक। अगली चीज मैंने कहा, यहां से लेकर यहां तक हिस्सा दिख रहा है, ये पूरा जो रिफ्लेक्शन कर रहा है पार्ट, यहां से लेकर यहां तक जो पूरा रिफ्लेक्शन कर रहा है, इसको बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर। अभी बताएंगे अपर्चर क्या है। दोबारा सुनो, अपर्चर होता है रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ द मिरर। मिरर का वो हिस्सा जो रिफ्लेक्शन करता है, जो क्या करता है, रिफ्लेक्शन। ठीक है। लास्ट चीज बची, वो बची फोकस। फोकस की दो तीन डेफिनेशन, एक तो बहुत सिंपल है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीच वाला पॉइंट, द मिड पॉइंट बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक ही डेफिनेशन हो गई। एक और डेफिनेशन है, वो ये है कि जब हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन भेजेंगे ना, ये पैरेलल है क्या प्रिंसिपल एक्सिस के? है। ये भी पैरेलल है। ये जिस पॉइंट से पास होती है उसको हम क्या कहते हैं? फोकस। अभी इस बात पे हम बात करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। डेफिनेशन वगैरह सारी की सारी लिखाऊंगा अच्छे से, डायग्राम भी बनवाऊंगा, ये वाला डायग्राम भी बनाने का टाइम दूंगा। हेडिंग डालो, पहली स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालो पोल। सबसे पहले हेडिंग डालिए पोल। हेडिंग डालो पोल, POLE लिख दिया। पोल डालो हेडिंग। पोल में लिखो द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, जो ये पूरा स्फेरिकल मिरर है उसका जो बिल्कुल सेंटर है दिख रहा, इसको क्या बोलते हैं? पोल। यहां तक समझ में आ गया? द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। अगला लिखो सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला हो गया पोल, दूसरा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर में लिखिए द सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर was a part, या mirror is a part, mirror is a part, is called center of curvature, is called center of curvature। सुनो ध्यान से सबके सब, मैंने कहा ये जो मिरर है, जिस स्फेयर का पार्ट है उसका जो सेंटर होगा, स्फेयर का जो सेंटर होगा उसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। हिंदी में लिख दो एक बार, डेफिनेशन अच्छे से लिखो, लिखो लिखो। वो स्फेयर का सेंटर, वो स्फेयर का सेंटर जिसका मिरर क्या है? एक पार्ट है। वो स्फेयर का सेंटर जिसका जिसका मिरर एक पार्ट है। मिरर क्या है? एक पार्ट है। मिरर एक पार्ट है। क्या बोलते हैं उसको? उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, बोला जाता है। किस बच्चे को समझ में नहीं आया? हाथ खड़े करो, दोबारा समझाना है तो। मैंने बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर होगा उस स्फेयर का जिसका मिरर क्या है? एक पार्ट है। ठीक है, आगे लिखो अगली डेफिनेशन। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस लिखो एन इमेजिनरी लाइन, एन इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी मतलब वेरी गुड। एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसी लाइन मिरर के बीच में थोड़ी पड़ी रहती है। ऐसा तो है नहीं कि शीशा रहता है, ओ प्रिंसिपल एक्सिस जा रहे हो तुम, ऐसा थोड़ी लगता है। ठीक है, मतलब एक इमेजिनेशन है हमारी। ठीक है, एन इमेजिनरी लाइन विच पासेस थ्रू, एन इमेजिनरी लाइन विच पासेस थ्रू, किससे पास हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, विच पासेस थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, विच पासेस थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट लिखो फोकस, फोकस, फोकस की डेफिनेशन लिखो। फोकस या फिर इसको हम बोलते हैं फोकल पॉइंट। फोकस बोलो या फोकल पॉइंट। क्या बताई थी फोकस की डेफिनेशन? एक तो ये मिड पॉइंट होता है किसका? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक डेफिनेशन ये हो गई।
दूसरी क्या बताई, ध्यान सुनना, जब भी लाइट रेस पैरेलल इंसिडेंट करी जाएगी तो जिस पॉइंट से पास होकर जाती है रिफ्लेक्शन के बाद, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। लिखो, पहले हिंदी में लिख लो सबके से पहले, हिंदी में लिखो, लिखो वो पॉइंट, वो पॉइंट जिससे, वो पॉइंट जिससे लाइट रेज, जिससे लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद, जिससे लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद पास होगी, लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद पास होगी अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करी गई होगी, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करी गई होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करी गई होगी। ठीक है, दोबारा बोलो, लिखना, वो पॉइंट जिससे लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद पास होगी जब या अगर, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करी गई होगी। ठीक है, लिख दिया, बहुत बढ़िया। किस बच्चे को यहां तक समझने में दिक्कत हुई, जरा हाथ खड़ा कर दो, दोबारा बता देंगे कोई चीज। ठीक है, अब बनाओ ये डायग्राम सुंदर सुंदर अच्छे से, डायग्राम अच्छे से बनाना, क्योंकि डायग्राम इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अर्थ का अनर्थ मत कर देना बस। ठीक है, करो। हाँ, जितना सामान लाए हो सब लगा दो डायग्राम में। ठीक है, बनाओ, वेरी गुड। ये डायग्राम बनाओ अच्छे से, ये वाला डायग्राम। चलो आगे, अगली हेडिंग, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, हैंड डालो, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। और इसमें पढ़ने वाले 4 रूल्स। ठीक है, क्या क्या 4 रूल रटेंगे कोई नहीं, इधर देखो ध्यान से। पहला, देख लो ध्यान से, सीधे बैठ जाओ बस, अभी टाइम दूंगा बनाने का आराम से। पहला रूल है, कभी भी लाइट रे, ये पोल हो गया, सेंटर कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया, चलेगा। कभी भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, दिख रहा, तो किस पॉइंट से पास होगी, फोकस से। तो भैया फोकस से पास होनी चाहिए, ये रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है, ध्यान से सुनना, जब कभी भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल, तो कहां से पास होगी, फोकस से। जैसे ये आई, किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहां से पास होगी, फोकस। चलो भैया फोकस के रास्ते। रूल नंबर 1 समझ में आ गया। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 ऐसा है, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती, दिख रहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही, तो वो वापस उसी रास्ते पे चली जाती है, मतलब उसमें रिफ्लेक्शन का कोई असर नहीं होता, जैसे आई वैसे वापस। कब, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रूल नंबर 3, अच्छा रूल नंबर 1 क्या था, कोई बच्चा बताएगा। अबे हिंदी में बताओ, हिंदी में बताओ, हिंदी में। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से निकाल दो, फोकस। अच्छा इसका उल्टा क्या हो सकता है, कि अगर फोकस से पास हो रही है तो क्या कर दो इसके साथ, हाँ, अगर फोकस से पास हो रही है तो क्या कर दो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। समझ में आ गया। जैसे एक और देखो, ये फोकस से पास हो रही है, क्या होगा इसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। किस बच्चे को समझ में नहीं आया, हाथ खड़ा करो। आ गए रूल 3। दूसरा वाला ये है, अगर कोई लाइट सेंटर कर्वेचर से पास होती है ना, तो वो वापस उसी रास्ते पे चली जाएगी, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद। लास्ट बचा कि अगर कभी भी लाइट रे पोल से टकराती, किससे टकराती है, पोल। देखो लाइट रे आई और पोल से टकराई, दिख रहा, ठीक है।
तो वापस कुछ नहीं करना, जितना एंगल यहां बन रहा है आई, सेम एंगल कहां बन जाएगा, यहाँ आर। मतलब नॉर्मल रिफ्लेक्शन होगा। कैसा रिफ्लेक्शन होगा, नॉर्मल। ये हो गए 4 केस। कितने केस हो गए, 4। सिर्फ ये रूल 4 ही रूल है, अभी याद भी हो जाएंगे आराम आराम से। रूल नंबर 1, ध्यान से सुनना। पहला क्या है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो कहां से पास होगी, फोकस से। दूसरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आएगी तो वापिस, वापसी का रास्ता दिखाना है। तीसरा रूल, अगर फोकस से पास होगी तो पैरेलल। रूल नंबर 3। रूल नंबर 4, लास्ट रूल है, अगर पोल पे टकराएगी तो नॉर्मल रिफ्लेक्शन करना है, जितना एंगल ऊपर उतना ही एंगल नीचे। क्लियर इतना। लिखो रूल नंबर 1। हाँ, पहला वाला, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से पास करनी है, फोकस से। ठीक है, लिखो रूल नंबर 1। अब लिखो रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 लिखो। when light ray is parallel to principal axis, 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 आगे, when light ray is parallel to principal axis, it will it will pass through focus, it will pass through focus after reflection, it will pass through focus after reflection। हिंदी में लिख दो अब नीचे। हिंदी में खुद लिख दोगे, लिखो जरा हिंदी में खुद, खुद लिखो हिंदी में, क्या समझ में आया खुद लिखो। अगर हिंदी में सही लिख दिया ना, फिर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं समझने की, तो तुम समझ गया मतलब। लिख दिया, यही लिखा होगा, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। बोलो स्वाहा। स्वाहा। चलो पहला डायग्राम बना दो इसके नीचे अब फटाफट, अच्छे से, सुंदर सुंदर। चाहते वाली रे मत बनाना ना, एक ही वाली। बनाओ फटाफट बनाओ पहला वाला डायग्राम। रूल नंबर 2 लिखो भाई। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में लिखिए, क्या बताया था रूल नंबर 2 में, अगर, सुन लो ध्यान से, अगर सेंटर कर्वेचर से कोई भी लाइट रे आएगी तो वापस उसी रास्ते पे वापस चली जाएगी। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे, व्हेन लाइट रे, लाइट रे passes through center of curvature, passes through center of curvature, passes through center of curvature, it will, it will retrace, it will retrace, RETRAC, retrace। अरे रिट्रेस वो नहीं होता, ट्रेसिंग पेपर नहीं होता था, रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब जिस रास्ते से आओगे उसी रास्ते से वापस चले जाओगे। लिख लो हिंदी में फटाफट, क्या लिखोगे, लिखो पहले खुद लिखो। चलो आगे लिखो, कहाँ पहुंच गया मैं, आगे बढ़ो। नॉस्टैल्जिया। हैंड डालो आगे, अगली। रूल नंबर 3, डायग्राम बना दिया वाला। अरे बना ले कोई। रूल नंबर 3 लिखो। रूल नंबर 3 देखो, पहले समझो क्या बोला था, कोई लाइट अगर फोकस से पास होती है तो क्या हो जाती है, पैरेलल। बताया था, फोकस से पास होगी तो क्या हो जाएगी, पैरेलल। लिखेंगे। नंबर नहीं मिलने वाले, लिखो। व्हेन, व्हेन लाइट रे, व्हेन लाइट रे
लिखो क्वेश्चन क्या है, ऊपर लिख देना न्यूमेरिकल ऑफ लाइट या न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन प्लेन मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बता रहे जो मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड है। नंबर वन पहला, नंबर वन पहला लिखो, पहला आसान सा न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छा एक फॉर्मूला और काम आएगा, इजिकल टू, ये फॉर्मूला भी ऐड कर देना, एफ इजिकल टू आर अपॉन टू। नहीं लिखा था, लिख लो, एफ इजिकल टू आर अपॉन, बताया होगा, लिखा है नहीं तो। ठीक है, लिखो, क्वेश्चन स्टार्ट करते, लिखो पहला क्वेश्चन, फाइंड द, पहला क्वेश्चन, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर whose radius of curvature is, whose radius of curvature is 32 centimeter. Find the focal length of a convex mirror whose radius of curvature is 32 centimeter. सिंपल है, और रेडियस कितना दे रखा है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है आर अपॉन टू, 16 सेंटीमीटर। दिक्कत, पहला न्यूमेरिकल, दूसरा लिखो, दूसरा सिंपल है, कुछ तो नहीं बताना इसमें, कोई दिक्कत होगी पूछ लेना। अगला लिखो, फाइंड, फाइंड द फोकल लेंथ of a concave mirror, find the focal length of a concave mirror whose radius of curvature is, whose radius of curvature is is 8 सेंटीमीटर। करो अटेम्प्ट, कर कर, किसी का तो दिमाग चल रहा है यार। गुड, 4 सेंटीमीटर किसका है, हाथ खड़े करो, अपने खिंचा के थप्पड़ मारो, खिंचा के पूरी जान से। अच्छा, बेवकूफ हो, अनपढ़ो, तुम्हें ये बताया था कौन के मिरर होता है तो माइनस का नहीं आता, कल लिखा है नहीं था फोकल लेंथ। इतना क्वेश्चन फिर से मैं दे दूंगा, मैं इतना बेवकूफ थोड़ी हूँ। हाँ भाई लिखो, गिवन निकल करने का तरीका है, देखो में नंबर ऐसे मिलेंगे। सबसे पहले गिवन, गिवन में क्या दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, कितना है माइनस का 8 लिखेंगे, -8 क्यों लिखा, ब्रैकेट में लिखना कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर है कॉनकेव, मैंने जानबूझ के ऊपर वाले में नहीं लिखा है, मुझे पता था नीचे गलती करोगे तुम। ठीक है, मैं चाहता ऐसे भी लिख सकता था ना यहाँ पे ब्रैकेट में कॉन्वेक्स, पता था। चलो, टू फाइंड, फाइंड क्या करना है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का सिंबल एफ, सॉल्यूशन, फॉर्मूला क्या है सिंपल, एफ इजिकल टू आर अपॉन टू, तो आर की वैल्यू रखोगे -8 अपॉन टू, कितना आता -4, तो फोकल लेंथ आती -4 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत, सेंटीमीटर लिख देना। ठीक है, न्यूमेरिकल ऐसे ही करना, गिवन टू फाइंड और सॉल्यूशन। ठीक है, कभी न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं होगी। ठीक, और फॉर्मूले में दिक्कत तो नहीं है, ये वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई करा, किसी के दिमाग में कोई डाउट तो नहीं है ना, क्योंकि डायरेक्ट है फॉर्मूला ना, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है, फोकल लेंथ है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन पूरा प्रॉपर करना, ढंग से लिखना। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आता है 3 नंबर में। ठीक है, 3 मार्क्स न्यूमेरिकल है, लिखो, एन ऑब्जेक्ट, पूरा न्यूमेरिकल लिखना, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज is placed at, is placed at 25 centimeter, is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror, in front of a concave mirror
ऑफ फोकल लेंथ, ऑफ फोकल लेंथ 15 15 सेंटीमीटर, ऑफ फोकल लेंथ 15 फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप। What distance, at what distance from the mirror, at what distance from the mirror the image will form, the image will form, find the nature and size of the image, find the nature image। मुझे बकवास पढ़ लो ऊपर से नीचे तक अच्छे से, मैं चीजें बताऊंगा क्या है, पूरा मत जाना, पढ़ लो पूरा क्वेश्चन तब समझ में आएगा। पूरा न्यूमेरिकल पढ़ना, फिर मैं एक एक करके सबसे पूछूंगा, ठीक है, इसलिए पढ़ लिया सबने, पढ़ लो एक और बार पढ़ लो अच्छे से, फिर मौका नहीं मिलेगा ना। ठीक है, क्वेश्चन की पहली लाइन क्या है, एन ऑफ साइज या एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, यही लिखा है। मतलब ऑब्जेक्ट का साइज 4 सेंटीमीटर, यही मतलब होता है। कल मैंने बताया था ऑब्जेक्ट के साइज को या ऑब्जेक्ट की हाइट को ओ से डिनोट करते हैं, बोलो हाँ या ना, यानी 4 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव होता है हमेशा, कल बात कर ली थी, ठीक है। तो पहली चीज समझ में आ गई, 4 सेंटीमीटर क्या था, ओ। आगे लिखा है इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। आ गई एक चीज, दो चीज पता लग गई, एक तो कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर को अंडरलाइन कर देते। उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट को जो प्लेस करा गया 25 सेंटीमीटर पे, कहां पे करा गया है 25, तो ऑब्जेक्ट को प्लेस करा गया मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। अच्छा, और ये हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है, दिक्कत तो नहीं है, यहां तक ठीक है। ओ आ गया, यू आ गया, अंडरलाइन कर दिया। फोकल लेंथ गिवन है, उसकी कितनी है फोकल लेंथ पढ़ो, 15। अच्छा, कॉनकेव मिरर अगर पता नहीं होता तो हम क्या लेते, हमें पता नहीं लगता पॉजिटिव लेना है नेगेटिव, कॉनकेव का यही फायदा हुआ, मुझे पता लग गया क्या आएगी, नेगेटिव, क्योंकि कौन सा मिरर है, कॉनकेव। यहां तक किसी बच्चे कोई डाउट मन में। आगे लिखा है एट व्हाट डिस्टेंस विल इमेज फॉर्म, मतलब ध्यान दो, टू फाइंड। अब पूछ रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, इमेज बनना मतलब वी, इमेज डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, वी से, इमेज डिस्टेंस निकालना है, जिसको हम आगे देखो, और कुछ, ऑल्सो फाइंड, फाइंड क्या करना है, नेचर, नेचर फाइंड करना है, और दूसरी चीज साइज, साइज ऑफ इमेज मतलब क्या निकालना है, आई। इतना सही हो गया, नोट करो, गिवन और टू फाइंड एज इट इज, गिवन और टू फाइंड एज इट इज, कुछ पूछना है, गिवन और टू फाइंड एज इट इज नोट करना, एज इट इज। कर लिया गिवन और टू फाइंड, साइड में जरा फॉर्मूला लिख दो, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, सारे फॉर्मूला लिख दो जरा साइड में, कॉपी की साइड में लिखो, तो याद रहेगा, फिर बार बार पन्ने पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। लिख लो फॉर्मूले, जितने फॉर्मूले तुम्हें आते पीछे देख के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, अभी पीछे देख, फिर मौका नहीं मिलेगा ना, साइड में लिख लो, पीछे देख के लिख लो फटाफट, जितनी बार न्यूमेरिकल करो उतनी बार लिखो फॉर्मूले, ताकि मैं चीजें जो बताऊं समझ में आए चीजें। 1/v प्लस 1/u, मैग्निफिकेशन का है -v/u, यही है, और एक फॉर्मूला F = r/2, ये तीन फॉर्मूले, इसके अलावा तो कोई और फॉर्मूला लिखा ही नहीं है।
ठीक है, अब इधर देख लो जरा ध्यान से ऊपर। पहली चीज मेरे को निकालना है इमेज डिस्टेंस v निकालना है, यही निकालना है। ये कौन कौन से फॉर्मूले में आ रही है, एक पहले फॉर्मूले में आ रही है और एक दूसरे, तीसरे में तो नहीं आ रही ना, तो तीसरा तो यूज नहीं करना। पहले कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया, यही सीखो फॉर्मूला अप्लाई कैसा करना है, ठीक है, क्लियर हो गया। मैंने क्या बोला, मैंने सिंपल सी तुम्हें एक बात बोली, मैंने कहा फॉर्मूले में मुझे सॉरी जो निकालना है वो है इमेज डिस्टेंस v। v जो आ रहा है पहले और दूसरे में आ रहा है, तीसरे में नहीं आ रहा है, मतलब तीसरा यूज नहीं करना। तो बचा पहला और दूसरा। पहला फॉर्मूला देखते हैं, अभी पहले दूसरे को देखो। दूसरा इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि मैग्निफिकेशन की वैल्यू नहीं पता। और एक चीज का ध्यान रखना, एक टाइम एक ही चीज निकल सकती है, कभी भी एक साथ दो चीजें नहीं निकाली जा सकती। एक फॉर्मूले से क्या निकलेगा, सिर्फ एक। तो जैसे ये पहला वाला है, पहले वाले को इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि इसमें देखो 1/f पता है, u पता है, तो निकल सकता है एक चीज। तो कोई नोट मत करना, पहले देख लो पूरा अप्लाई ढंग से, क्योंकि बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है यहीं से। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मैंने कहा 1/f की वैल्यू कितनी है, 1/v कितना है निकालना है, प्लस 1/u की जगह -25। अब इधर देखो, ये जो माइनस होता है ये आगे लिख लिया जाता है -1/15, ठीक है। 1/v ऐसी प्लस माइनस माइनस 1/, यहां तक ठीक है। अच्छा 1/v, v तो निकालना है, v को अकेला बना देता हूं। ये -1/25 इधर आके प्लस का, तो प्लस का 1/25। और ये पहले से कौन है, माइनस का 1/15। अब इन दोनों का लिया जाएगा एलसीएम, जरा एलसीएम कितना आ रहा फटाफट।